गुड मॉर्निंग बच्चों। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आज का टॉपिक है। डीएनए अगली छाप, वैसे हिंदी में कहते हैं इसको, लेकिन इंग्लिश में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आज हम जानेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे ली जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किन कोशिकाओं की डीएनए से ली जाती है और इसकी प्रक्रिया क्या है। इसी क्रम में बढ़ते डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आरंभ ब्रिटिश साइंटिस्ट एलेक्स जेफरी ने 1984 में इस टेक्नोलॉजी का आरंभ किया था। देखिए, ब्रिटिश साइंटिस्ट एलेक्स जेफरी ने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आरंभ किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं, जिसे डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए ऐसे डीएनए का चुनाव किया जाता है जिसमें पॉलीमार्फिक करैक्टर यानी बहुरूपी लक्षण, अर्थात मल्टीपल एलील उपस्थित। कहूं पॉलीमार्फिक करैक्टर, पॉलीमार्फिक करैक्टर या इसी को मल्टीपल एलील ये कह सकते हैं, मल्टीपल एलील। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए ऐसे डीएनए का चुनाव किया जाता है जिसमें पॉलीमार्फिक करैक्टर हो, बहुरूपी लक्षण, अर्थात इसमें मल्टीपल एलील उपस्थित। इस टेक्नोलॉजी में लिए गए डीएनए में 2 से 100 तक न्यूक्लियोटाइड रिपीट होना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड रिपीट 2 से 100 तक, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जिस डीएनए का चुनाव करते हैं उस डीएनए में पॉलीमार्फिक करैक्टर हो, बहुरूपी लक्षण हो या मल्टीपल एलील हो, और लिए गए डीएनए में 2 से 100 न्यूक्लियोटाइड रिपीट। मतलब इसका यह हुआ कि जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो 2 से कम 2 अधिकतम 100 रिपीट हो, यानी बार बार उनकी पुनरावृत्ति हो। तो 2 से 100 न्यूक्लियोटाइड रिपीट होना चाहिए। ये जो रिपीट होते हैं 2 से 100 न्यूक्लियोटाइड रिपीट, इनको VMTRS कहते हैं। क्या कहते हैं? VMTRS इसको कहते हैं, अर्थात इसका फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। जो 2 से 100 न्यूक्लियोटाइड डीएनए में रिपीट होंगे उनको VMTRS कहते हैं, यानी वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट कहते हैं। ये इसका फुल फॉर्म है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट कहते हैं। जैसे आपको मैं बताता हूं, यहां पर एक उदाहरण समझ लीजिए। GGAAG, 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 देख रहे हो रिपीट हो रहा है ना, जो GGAAG, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 न्यूक्लियोटाइड है, 1 2 3 4 5 न्यूक्लियोटाइड है। कितनी बार रिपीट हुए हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4।
जैसे GGAAG में 5 न्यूक्लियोटाइड के 4 रिपीट हैं। 1 2 3 4 5 न्यूक्लियोटाइड हो गए, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इनकी रिपीट कितनी बार हुई है? रिपीट हुआ है 1 2 3 4, यानी ये 4 बार रिपीट हुआ है। इसलिए इसको कहते हैं वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। इनको कहते हैं जो न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अब मैं आगे आपको बताऊं, ये जो रिपीट यूनिट है, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी रिपीट यूनिट हो सकती है। ये जो रिपीट यूनिट है, ये दो समान व्यक्तियों में एक से नहीं होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। दो व्यक्तियों में अलग अलग रिपीट यूनिट होते हैं। यानी रिपीट यूनिट की व्यक्तियों में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। और बता दूं कि ये कई पीढ़ियों के असमान क्रॉसिंग ओवर के बाद ही ऐसी VNTRS रिपीट होती है। क्रॉसिंग ओवर आपको पीछे बता चुके हैं कि जब अर्धसूत्र विभाजन की पैकेटीन अवस्था में दो क्रोमोसोम की क्रोमाटिड एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो उसी दौरान उनके क्रोमाटिड के बीच खंडों की अदला बदली हो जाती है, जिसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो असमान क्रॉसिंग ओवर, कई पीढ़ियों में असमान क्रॉसिंग ओवर के बाद ऐसी रिपीट यूनिट बनती है। यदि हम एक चाइल्ड के, एक बच्चे के VNTRS का विश्लेषण करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि 9 VNTRS पिता से बच्चे को प्राप्त होते हैं और 3 VNTRS मां से बच्चे को प्राप्त होते हैं। 9 पिता से और 3 मां से चाइल्ड को VNTRS प्राप्त होते हैं। और ये रिपीट यूनिट की भिन्नता किन्हीं दो व्यक्तियों में बहुत अधिक होती है। अब मैं आगे आपको बात करूंगा कि इस DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की प्रोसीजर क्या है, DNA फिंगरप्रिंटिंग कैसे ली जाती है, कैसे की जाती है, देखते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की क्रियाविधि की जानना जरूरी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इसका प्रोसीजर क्या है DNA फिंगरप्रिंटिंग लेने का। देखो, जिस व्यक्ति का DNA फिंगरप्रिंटिंग ली जाती है, किसकी ली जाती है? जो व्यक्ति क्रिमिनल होता है, संदिग्ध अपराधी होता है, या फिर कोई संगीन अपराधों में लिप्त होता है, तो संदेह यदि स्पष्ट न हो, तो फिर ऐसी दशा में DNA फिंगरप्रिंटिंग द्वारा सही व्यक्ति की पहचान की जाती है। अपराध को सही दिशा में पहुंचाने के लिए, सही व्यक्ति की सर्चिंग के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग लेना आवश्यक होता है। तब देखिए, सबसे पहले टेक्नोलॉजी में 1 माइक्रोग्राम DNA लेते हैं। 1 माइक्रोग्राम बराबर 10 के पावर 6 ग्राम। क्या करते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए? सबसे पहले 1 माइक्रोग्राम DNA लिया जाता है, या तो 1 लाख कोशिकाओं का DNA प्राप्त किया जाता है। और ये DNA कहाँ से ले सकते हैं? शरीर की ब्लड सेल्स, जो WBC RBC जो होती है, ब्लड सेल्स से ले सकते हैं, स्किन की सेल से ले सकते हैं, और सीमन से ले सकते हैं, और जो हेयर है ना, हेयर का जो रूट है वहां से ले सकते हैं। यानी अपराध के हिसाब
डीएनए प्राप्त कर सकते हैं ब्लड की कोशिकाओं से। जैसे मर्डर केस होता है तो उसमें ब्लीडिंग होती है, तो ब्लड कोशिकाओं से ले सकते हैं, ब्लड सेल्स से ले सकते हैं, या फिर रूट हेयर से ले सकते हैं, या फिर स्किन सेल से ले सकते हैं, या रेप जैसा कोई संगीन अपराध है तो सीमन वीर की कोशिकाओं से इस डीएनए को प्राप्त कर लेते हैं। अब जो डीएनए हम प्राप्त करते हैं तो प्राप्त किए डीएनए, क्योंकि वो डीएनए उलझा हुआ जाल के रूप में होता है केंद्रक में, तो उसको पृथक करने के लिए उस डीएनए को क्या करते हैं, उसको पृथक करना पड़ता है। तो लिए गए डीएनए को पृथक करने के लिए एक तीव्र गति का यंत्र प्रयोग में लाते हैं और उसका नाम है रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज। रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज ये तीव्र गति का यंत्र है, रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज। इस यंत्र के द्वारा जो डीएनए जाल के रूप में शरीर में होता है उस डीएनए को पृथक कर लेते हैं। रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज से डीएनए को पृथक कर लिया जाता है। अब पृथक किए गए डीएनए की क्लोनिंग कराई जाती है, उसकी और अधिक मात्रा में बनाया जाता है। जैसे किसी लिखित कागज का फोटोकॉपी कराकर उसकी अनेक प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं, वैसे ही डीएनए की क्लोनिंग कराई जाती है। क्लोनिंग के लिए पीसीआर का प्रयोग करते हैं। पीसीआर मतलब इसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर का प्रयोग करते हैं डीएनए की क्लोनिंग के लिए। अब जो डीएनए हम क्लोन करा लेते हैं, क्लोन किए गए डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में जब उसे काटते हैं तो उसके लिए भी एक एंजाइम का प्रयोग करते हैं और एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के द्वारा पीसीआर द्वारा क्लोन कराए डीएनए को छोटे छोटे खंडों में काट देते हैं। क्योंकि कटे खंड सब पास पास होते हैं, झुंड में रहते हैं। अब उन कटे खंडों को पृथक करने के लिए एक जेल का प्रयोग करते हैं और जेल का नाम देखिए क्या है, अगारोज पॉलीमर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब कटे हुए जो डीएनए के छोटे छोटे खंड हैं उनको पृथक करने के लिए अगारोज पॉलीमर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रयोग करते हैं। अगर एक एल्गी होता है उसी से जो प्राप्त होता है, अगर एल्गी का जो जेल होता है वो मिश्रित है, तो अगारोज पॉलीमर जेल जैसे ही उन टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़े जो समूह में है डीएनए के उनमें डालते हैं तो क्या होता है कि वो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। अब जैसे ही हमने अगारोज पॉलीमर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए को पृथक किया तो पृथक करने के बाद अब उस डीएनए के खंडों को अभिरंजित करते हैं, स्टेन करते हैं। और स्टेन करने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं कलर स्टेन, जो अभिरंजक प्रयोग करते हैं उसका नाम है क्या, एथिडियम ब्रोमाइड फ्लोरोसेंट। एथिडियम ब्रोमाइड फ्लोरोसेंट नाम का स्टेन द्वारा उन डीएनए के खंडों को अभिरंजित कर लेते हैं, रख लेते हैं। अभिरंजित करने के बाद उन डीएनए के खंडों को क्या करते हैं, यूवीआर में देखते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो सूर्य से आती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज कुछ कृत्रिम होती है और सूर्य से आने वाली जो होती है वो नेचुरल होती है। तो यूवीआर अल्ट्रावायलेट रेज में डीएनए के उन खंडों को देखते हैं, चेक करते हैं कि वो डीएनए के जो खंड है वो अभिरंजित हो गए हैं कि नहीं। फिर इसके बाद एक केमिकल, बेसिक केमिकल, क्षारीय केमिकल डाल करके डीएनए के उन खंडों को, जो कि डीएनए डबल हेलिक्स होते हैं ना, जो टुकड़ा काटेंगे डीएनए का वो डबल हेलिक्स में रहेगा। कैसे रहेगा, इस तरह से रहेगा, ये डबल हेलिक्स। तो इस तरह से उन डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को
बेसिक केमिकल, क्षारीय केमिकल डाल करके यस डीएनए में बदल देते हैं, यानी ये अलग अलग। ये हो गया कौन सा डीएनए? यस डीएनए, मतलब ये हो गया सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए को बेसिक केमिकल डाल करके एसएस डीएनए में बदल देते हैं। अब उस एसएस डीएनए को क्या करते हैं देखिए, एसएस डीएनए एक वर्गाकार स्पंज का टुकड़ा लेते हैं। ये स्पंज के टुकड़े के ऊपर यहाँ पर डीएनए को फैला देते हैं। एसएस डीएनए को इसके ऊपर फैला देते हैं। स्पंज का वर्गाकार टुकड़ा लेने के बाद इसी के ऊपर एसएस डीएनए को फैला देते हैं। फैलाने के बाद इसको नायलॉन की चादर से या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज के तौलिए से ढक देते हैं। मतलब स्पंज के टुकड़े के ऊपर एसएस डीएनए को फैलाने के बाद, उसको वास्तव में फैलाने के बाद क्या करते हैं, नायलॉन की चादर से या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज की चादर से उसको ढक देते हैं। ढकने के बाद इसके ऊपर से हल्का सा कागजी तौलिया का भार लगा देते हैं। ऊपर से एक भार डाल देते हैं, कागजी तौलिया मतलब बहुत हल्का भार, इसमें कागजी तौलिए का भार लगा देते हैं। भार लगाने के बाद इसको बफर से एक पात्र में, ऐसे पात्र हो गया, इस पात्र में बफर सॉल्यूशन समझ रहे? बफर सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसका पीएच मान ना बदले, जिसका पीएच मान ना बदले, वो हो गया बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन बना करके स्पंज के टुकड़े को इसी बफर सॉल्यूशन में रख देते हैं। अब हमने रख दिया। रखने के बाद कैपिलरी रूल के द्वारा, कैपिलरी समझते हो? कैपिलरी रूल की सिगत तो सिद्धांत फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। कैपिलरी रूल के द्वारा बफर सॉल्यूशन ऊपर की ओर चढ़ता है, ऊपर की ओर चढ़ता। जब से स्पंज के अंदर से जब ये बफर सॉल्यूशन ऊपर चढ़ेगा तो ये जो डीएनए के एसएस खंड है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के खंड है, ये खंड नायलॉन की चादर से चिपक जाते हैं, नायलॉन की चादर तक पहुंच जाते हैं और ये एसएस डीएनए नायलॉन की चादर में जाकर जुड़ जाते हैं। ठीक है ना? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की इस टेक्नोलॉजी को साउदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। साउदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, साधारण ब्लॉटिंग इसको इसलिए करते हैं क्योंकि इसका प्रथम अध्ययन वैज्ञानिक पीएम साधारण ने किया था। वैज्ञानिक पीएम साधारण ने इस टेक्नोलॉजी, इस प्रक्रिया का अध्ययन किया था, इसलिए इसको साधारण ब्लॉटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण ब्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, अब इतनी तकनीकी हो गई। अब क्या करते हैं, अब जैसे डीएनए के टुकड़े, एसएस डीएनए के टुकड़े नायलॉन की चादर से चिपक जाते हैं, तो अब इस चादर को यहाँ से हटा देते हैं। हटाने के बाद अब क्या करते हैं, एक दूसरा पात्र लेते हैं। हटाने के बाद एक दूसरा पात्र लेते हैं और इसमें जल कर देते हैं, वाटर। ठीक है, इसमें वाटर भर दिया। वाटर भरने के बाद इसमें डीएनए प्रोब मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब होते हैं डीएनए के आर्टिफिशियल खंड, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम डीएनए। कृत्रिम डीएनए के खंडों को डीएनए प्रोब करते हैं। तो डीएनए के प्रोब इसमें मिला देते हैं। अब इस चादर को, ये स्पंज के टुकड़े के ऊपर थी जिसमें डीएनए के एसएस डीएनए के खंड चिपक गए हैं, इस चादर को निकाल करके इस पात्र में डाल देते हैं, जल पात्र में डाल देते हैं, जिसमें डीएनए प्रोब मिलाए हुए होते हैं पहले से। और ये जो डीएनए के प्रोब होते हैं ना, वो किसी ना किसी न्यूक्लियोटाइड के पूरक होते हैं। पूरक का मतलब ऐसे समझिए, जैसे मान लो चादर में जो डीएनए है उस खंड जैसा चाहिए है डीएनए, इसमें मान लीजिए ACGA, मान लीजिए
ये न्यूक्लियोटाइड है, जो चादर में डीएनए लगा है उस डीएनए का मान लो न्यूक्लियोटाइड ACGA है। तो इसका जो पूरक होगा, पूरक क्या होगा? A का होता है T, A का पूरक क्या होता है T, C का पूरक क्या होता है G, और G का पूरक क्या होता है C, A का पूरक होता है T। इसका मतलब हुआ कि जो दूसरा खंड है इसका पूरक जो खंड आएगा वो TGGT आएगा, ठीक है ना? क्यों? जैसे मैंने कहा कि नायलॉन की चादर में जो डीएनए है उसमें ये न्यूक्लियोटाइड का पूरक है, और इसका पूरक क्या बनेगा? A का पूरक T, C का पूरक G, G का पूरक C, A का पूरक T। इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएनए प्रोब होता है, डीएनए प्रोब किसी न किसी न्यूक्लियोटाइड के पूरक होते हैं, और जैसे ही नायलॉन की चादर इसमें डालते हैं वो डीएनए के प्रोब नायलॉन में चिपके हुए डीएनए के खंडों के साथ जुड़ जाते हैं, और जैसे नायलॉन की चादर के साथ डीएनए प्रोब जुड़ते हैं तो उस चादर में गहरे रंग की पट्टियां बन जाती है। देखो ऐसे गहरे रंग की इस तरह से ये पट्टियां बन जाती हैं। ये जब गहरे रंग की पट्टियां इसमें ये बन जाती हैं तो इन्हीं पट्टियों को लिए गए नमूने डीएनए से मिलान कराते हैं। जो पट्टियां नायलॉन की चादर में बनेगी, डीएनए प्रोब और नायलॉन की चादर के डीएनए के मिलने से उस चादर में जो पट्टियां गहरे रंग की बनती हैं, इन पट्टियों को लिए गए नमूना, जो नमूना अपराध की जगह से लिया जाता वो डीएनए, तो लिए गए नमूने डीएनए से मिलान कराते हैं। यदि ये पट्टियां लिए गए नमूने डीएनए से मैच कर जाती हैं, मिलान कर जाती हैं, तो इसका मतलब जिस व्यक्ति का डीएनए लिया गया है उक्त व्यक्ति क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया है, वो व्यक्ति दोषी है। और यदि ये पट्टियां नमूने डीएनए से मिलान नहीं करती, मैच नहीं करती है, तो उक्त व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया जाता है, अर्थात उसे अपराध मुक्त कर दिया जाता है। ये हुई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की प्रक्रिया, ठीक है। अब मैं आगे आपको बताता हूं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एप्लीकेशन, इसका प्रयोग क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग क्या है, अब देखते हैं। एप्लीकेशन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, यानी इस टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग क्या है। पहला अनुप्रयोग आपको समझाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग विवादित पिता का झगड़ा सुलझाने में किया जाता है। मान लो किसी पिता ने कह दिया कि उक्त संतान मेरी संतान नहीं है, और संतान कह रही है नहीं यही मेरे पिता है, तब यहाँ पर झगड़ा हुआ। पिता स्वीकार नहीं करता कि अमुक व्यक्ति उसकी संतान है, और अमुक व्यक्ति कहता है कि ये मेरा पिता है, यहाँ विवाद खड़ा हुआ। ऐसे विवाद को सुलझाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है, अर्थात विवादित पिता का झगड़ा सुलझाने में इसका प्रयोग किया जाता है ना। मान लीजिए कि पिता ने कह दिया मेरी संतान ये नहीं है, इलीगल संतान, तो बता दो कि संतान कभी इलीगल नहीं होता, पिता इलीगल होता है, ठीक है ना। जो अथराइज काम नहीं करता वो इलीगल है, तो कभी संतान तो किसी न किसी पिता की होती ही होती है, और किसी न किसी माँ की होती है। तो पिता इलीगल हो सकता है लेकिन संतान कभी इलीगल नहीं होती। तो विवादित पिता का झगड़ा सुलझाने में डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। नंबर दूसरा, डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रयोग आनुवांशिक रोगों को दूर करने में किया जाता है। आनुवांशिक रोगों को दूर करने में इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। नंबर तीसरा, कुत्ते की असली नस्ल, जैसे किसी ने कह दिया
दिया मेरा कुत्ता जर्मन है, और हमने दावा कर दिया आपका कुत्ता जर्मन नहीं है, मेरा कुत्ता जर्मन है, तो ऐसी दशा में उस कुत्ते का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लेकर के सही नस्ल का पता लगा सकते हैं। यानी कुत्ते की असली नस्ल का पता लगाने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। और अगला, रेप जैसे संगीन अपराधों को सुलझाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से समूह में, जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं, समूह में लोगों के बीच क्या संबंध है, उन समूह लोगों के बीच में, समूह के लोगों के बीच में, लोगों के बीच का संबंध ज्ञात करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ ये लेसन समाप्त होता है। थैंक यू।